हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया नाटक परिणीता को सुन रहे थे, जिसके हम लोगों ने 5 भाग सुन लिए हैं और आज हम छठा भाग सुनेंगे। उपन्यास की कहानी आगे की आरंभ करने के पहले हम जो अभी तक कहानी सुन चुके हैं उसको संक्षिप्त रूप से सुन लेते हैं। परिणीता उपन्यास के प्रमुख पात्र, जैसा आप जानते हैं, शेखर और ललिता हैं। दोनों बचपन से साथ बड़े पले हैं, पड़ोसी हैं। ललिता अपने मामा के घर रहती है और शेखर अपने पिताजी के घर रहता है। शेखर ललिता का बहुत ध्यान रखता है और ललिता शेखर को शेखर दादा कहती है और शेखर की माँ को माँ कहती है। वह प्रतिदिन बचपन से शेखर के घर आती है और माँ के जो कार्य हैं उसमें सहायता करती है और शेखर के कमरे की किताबें वगैरह जो है वो सही कर देती है। इस तरह से दोनों बड़े होते हैं, युवा हो जाते हैं और यह स्नेह जो शेखर और ललिता के मन में था, ये शेखर के मन में कब बदल जाता है, प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। इधर ललिता के घर के सामने एक मकान है जिसमें गिरीन नाम का युवक आया हुआ है। उसमें उसकी सहेली चारू रहती है और यह युवक गिरीन चारू का मामा है। वह अपनी बहन के यहाँ बीए करने के उद्देश्य से आया है और ललिता का भी वहाँ जाना आना रोज का है। ललिता आजकल दोपहर में डेली जाकर के ताश खेलती है, तो उसमें मनोरमा जो चारू की माँ है और गिरीन और ललिता चारों ताश खेलते हैं। लेकिन जब शेखर को पता चलता है तो वो नाराज़ होता है। ताश खेलने के लिए प्रतिदिन जाना, इसको ललिता को पहले ये महसूस नहीं हो पाया कि खेल रही है तो इसका कोई गलत उद्देश्य है। लेकिन जब शेखर कहता है तो उसे बुरा लगता है और वो वहाँ जाना बंद कर देती है। बहुत बुलाने पर भी मनोरमा के आनाकानी करती रहती है। कभी जाती भी है तो शीघ्र ही उठ के भगाती है क्योंकि उसका मन नहीं लगता वहाँ। और अब शेखर की इधर विवाह की बात चल रही है, तो लड़की देखने जाता है और इधर इसके मामा जो हैं ललिता के, वो परेशान रहने लगे हैं कि लड़की बड़ी हो गई, इसका विवाह करना है। शेखर से भी कहते हैं कि भाई इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढो। शेखर हाँ कह के चला जाता है। इधर शेखर अपनी माँ को हर वर्ष उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ों पर घुमाने जाया करता था, 50 साइड में, तो जाने की तैयारी कर रहा है। और ललिता चूँकि गिरीन के यहाँ जाती थी, वहाँ ताश खेलते समय गिरीन भी होता था, तो ये नाराज़ था, उससे बात भी ढंग से नहीं करता था और डांट डपट भी बहुत कर रहा था। इस कारण ललिता कई दिन से उसके घर उसके सामने नहीं पड़ी। उसके पीछे से आकर के जो कार्य होते थे घर के छोटे मोटे, वो निपटा देती थी। तो शेखर कई दिन से देख रहा था कि ललिता नहीं दिखाई दी। अब वो सोचता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसको बुला भेजता है मेहरी के द्वारा। पहले ललिता सोचती है कि नहीं जाने के बाद फिर सोचती पता नहीं क्या ज़रूरी काम हो। वो आ जाती है और पूछती है तो बताता है कि तैयारी कर लो और चलना है माँ के साथ। तो पता चलता है कि ललिता का तो विवाह होने वाला है, तो इसलिए वो साथ में नहीं जा सकेगी। शेखर अकेले ही तैयारी करता है और ललिता उसमें सहायता कराती है। उसकी जो अटैची है, कपड़े हैं, ठीक करके देती है।
चली जाती है। सुबह जाना था शेखर को। घर जाती है तो देखती है उसकी मामा की लड़की अन्ना कली वो माला गूंथ रही है। तो पूछा क्या कर रही है, क्या हो रहा है? तो बोले मेरी जो गुड़िया है उसका विवाह होने वाला है और मैं उसी में लगी हूँ, बहुत काम है दीदी। और फूलों की माला बना रही होती है। बोले फूलों की माला क्यों बना रही? बोले इसी तरह से तो विवाह होगा, आपको पता नहीं है? तो वो देखती रहती है, उसे बहुत अच्छे फूल लगते हैं। तो वो कहती है कि जाके शेखर दादा को भी दे आ फूलों की माला एक। तो वो कहती नहीं दीदी, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास काम बहुत है, आप ही दे आइए। ललिता कुछ सोच कर बोलती चलो अच्छा लाओ मैं ही दे आती हूँ। शेखर के घर पहुँचती है तो देखती है कि शेखर किताब लिए पढ़ रहा है और पीठ ललिता की तरफ होती है। शेखर को उसके आने का एहसास नहीं होता है। वो अचानक उसकी जो माला होती है वो शेखर के गले में डाल देती है। शेखर चौंक कर देखता है तो कहता है कि ललिता तुमने ये क्या किया? तो बोली मैंने क्या किया? बोली तुम नहीं जानती हो तो जाकर के अन्ना कली से पूछ लेना। ललिता को एहसास होता है तो वो भाग खड़ी होती है। ये बुलाता रह जाता है। उसके बाद में वह मैरी से उसको बुला भेजता है और कहता है कि अपनी माला ले जाओ। जब सामने आती है तो कहती है कि फेंक दो, मैं पीछे खड़ी हूँ। शेखर कहता नहीं पास आओ तो मैं दूंगा और तुम्हारा जो अधूरा काम है उसे भी पूरा कर दूंगा। ललिता को कुछ एहसास हो जाता है, वो पास जाने को तैयार नहीं होती। फिर कहती है अच्छा, पास जाके कहती है कि माला दे दो। शेखर पीठ के बैठा था और अचानक घूम करके माला उसके गले में डाल देता है। ललिता अवाक रह जाती है, कहती है ये क्या किया? आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो नाराज होकर के बाहर छत में बालकनी होती है वहाँ खड़ी हो जाती है। शेखर इधर उधर देखता है तो दिखता है वो खड़ी हुई है रेलिंग को पकड़े हुए। तो उससे बात करता है और कहता है कि पीछे से मैं चला जाऊँगा। खूब सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देता है कैसे रहना है और इस तरह से वो चुपचाप प्रणय बंधन में बंध जाते हैं। और अगले दिन जो है शेखर चला जाता है। चलिए अब कहानी आगे की जो है काफ़ी हमने आपको बता दिया, लेखक के शब्दों में सुनते हैं। शेखर ने पूरी मात्रा में अपनी वह गंभीरता बनाए रखकर कहा, जानती नहीं कि यह क्या है? नहीं जानती तो जाकर काली से पूछो कि आज की रात गले में माला पहना देने से क्या होता है। अब ललिता की समझ में आया। पलक झपकने की मात्र में उसका संपूर्ण मुख भीषण लज्जा से लाल हो उठा। वह नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कहते कहते दौड़कर कमरे के बाहर चली गई। शेखर ने पुकार कर कहा, जाना नहीं ललिता, सुनती जाओ, बड़ा जरूरी काम है। शेखर की पुकार उसके कानों में पहुंची अवश्य, किंतु सुने कौन? वह कहीं भी रुक न सकी, दौड़कर अपने कमरे में चली गई और जाते ही आंख बंद करके बिछौने पर पड़ रही। इन 5-6 सालों के बीच ललिता शेखर के घनिष्ठ संपर्क रहकर इतनी बड़ी हुई है, किंतु किसी भी दिन उसके मुंह से उसने ऐसी बात नहीं सुनी। एक तो गंभीर प्रकृति शेखर, कभी उससे परिहास करता ही न था, और करता भी तो वो कल्पना तक नहीं की जा सकती थी कि इतना बड़ा लज्जाकार परिहास अभी उसके मुंह से निकल सकता है। लज्जा से सिकुड़ी लगभग 20 मिनट तक पड़ी रहकर वो उठ बैठी। उधर वह शेखर से मन ही मन डरती भी थी। उन्होंने जरूरी काम कहा है कहकर उसे बुलाया था। वो बिछौने पर से उठी, यही सोच रही थी कि जाऊं या ना जाऊं। उसी समय घर की मेहरी की आवाज़ सुनाई पड़ी, ललिता दीदी कहाँ हो? छोटे बाबू तुम्हें बुला रहे हैं। ललिता ने बाहर आकर मृदु स्वर में कहा, तुम जाओ, आ रही हूँ। ऊपर जाकर किवाड़ की झिरी से देखा कि शेखर अब भी चिट्ठी लिख रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, क्यों बुलाया है? शेखर ने लिखते लिखते कहा, नज़दीक आओ, कहता हूँ। नहीं, यहीं हूँ, कहो। शेखर मन ही मन हंसता हुआ बोला, तुमने अचानक ये क्या काम कर डाला, बोलो तो। ललिता ने गुस्से के साथ कहा, जाओ। फिर वही बात,
शेखर ने मुंह फिराकर कहा, इसमें मेरा दोष क्या है? तुम ही तो वैसा कर गई। कुछ भी नहीं किया, तुम उसे लौटा दो। शेखर ने कहा, उसी के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है ललिता। पास आओ, फिर देता हूँ। तुम अधूरा काम करके गई थी, पास आओ, मैं उसे पूरा कर देता हूँ। ललिता दरवाजे की आड़ में क्षण भर चुप खड़ी रही, फिर बोली, तुमसे सच कहती हूँ कि इस तरह का ठट्ठा करने पर फिर कभी मैं तुम्हारे सामने ना आऊंगी। कहती हूँ उसे फेर दो। शेखर ने टेबल की ओर मुंह फिराकर कलम उठा ली और कहा, ले जाओ ना, तुम वहीं से फेंक दो। शेखर ने गर्दन हिलाकर कहा, पास आए बिना नहीं पाओगी। तब मुझे जरूरत नहीं, कहकर ललिता गुस्सा तब मुझे जरूरत नहीं कहकर ललिता गुस्सा होकर चली गई। वह चली तो जरूर गई, किंतु नीचे नहीं गई। पूर्व की ओर जो खुली हुई छत थी, उस पर एकांत में जाकर रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ी हो गई। उस समय सामने के आकाश पर चांद उठ रहा था। शरत काल की पीत चांदनी में चारों दिशाएं खिलती जा रही थी। ऊपर स्वच्छ निर्मल नीला आकाश फैला हुआ था। ललिता एक बार शेखर के कमरे की ओर दृष्टि डालकर मुंह ऊपर उठाकर देखने लगी। इस बार उसकी आंखें जलने लगी। लज्जा और रोष के वेग से आंखों में आंसू भर आए। वह इतनी छोटी नहीं है कि इन सब बातों का मतलब पूरी तरह हृदयंगम न कर सके। अब क्यों कोई उसके साथ ऐसा मर्मांतक उपहास करे? वह कितनी तुच्छ है, कितनी नीचे है, ये बात समझने योग्य उसकी काफी उम्र हो गई। वह अच्छी तरह जानती है कि अनाथा एवं निरुपाय समझकर सभी उसका प्यार दुलार करते हैं। शेखर भी करते हैं, उनकी माँ भी करती हैं, परंतु उसे अपना कहने वाला कोई नहीं है। उसकी सच्ची जिम्मेदारी किसी के ऊपर निर्भर न होने के कारण ही गिरीन्द्र बिल्कुल पराया होकर भी उसका उद्धार करने की बात मुंह से निकाल गया है। ललिता ने आंखें मूंद कर मन ही मन कहा, कलकत्ता के इस समाज में मेरे मामा की अवस्था शेखर इत्यादि से कितनी नीची है, कितनी हीन है, और मैं उसी मामा की आश्रिता हूँ, उनके गले की फांसी हूँ। उधर बराबरी के घर शेखर के विवाह की बातचीत चल रही है। 2 दिन आगे हो चाहे 2 दिन पीछे, उस घर में ही उसका विवाह होगा। इस विवाह में नवीन राय के हाथ कितने रुपए लगेंगे, ये सब वो शेखर की माँ के मुंह से सुन चुकी है। तब आज शेखर दादा ने अचानक उसका इस प्रकार अपमान क्यों किया? यही सब बातें ललिता सोनी दृष्टि से आकाश की ओर देखती हुई अपने में ही डूबी हुई सोच रही थी। सहसा चौंक कर मुंह फिराते हुए ही उसने देखा शेखर चुपचाप खड़ा हंस रहा है। उसके पीछे जिस तरह गेंदे की माला उसने शेखर के गले में पहना दी थी, ठीक उसी तरह माला उसके अपने गले में लौट आई है। रुलाई के मारे उसका कंठ रुंधे रुंधे हो गया। तब भी उसने जोर लगाकर विकृत स्वर में कहा, ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों किया था? मैंने कुछ नहीं किया। कहने के साथ ही उसने झटका देकर माला को तोड़ डालने के लिए उसमें हाथ लगाया ही था कि सहसा शेखर की आंखों की ओर देखते ही रुक गई। फिर उसे तोड़कर फेंकने का साहस नहीं हुआ, किंतु रोकर बोली, मेरा कोई नहीं है, इसीलिए तुम इस तरह मेरा अपमान कर रहे हो। शेखर अभी तक मृदु मुस्कुरा रहा था, अब ललिता की बात सुनकर अवाक हो गया। ये तो बच्चों की सी बातें नहीं है। बोला, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ या तुम मेरा अपमान कर रही हो? ललिता ने आंसू पोंछकर डरते डरते कहा, मैंने क्या अपमान किया? शेखर थोड़ी देर चुप रहा, सहज भाव से बोला, जरा सोच देखने से ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। आजकल तुम बहुत ज़्यादा मनमानी कर रही थी ललिता। विदेश जाने के पहले उसी को मैंने बंद कर दिया। इतना कहकर चुप हो गया। ललिता ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए खड़ी रही। पूरी खिली चांदनी में दोनों ही चुपचाप खड़े थे। केवल नीचे से काली की गुड़िया के ब्याह के शंख की ध्वनि आ रही थी। कुछ देर मौन रहकर शेखर ने कहा, अब ओस में क्यों खड़ी हो, नीचे आओ। जाती हूँ, कहकर ललिता ने इतनी देर बाद शेखर के पांव पर सिर रखकर प्रणाम किया और फिर उठ खड़ी होकर धीरे धीरे पूछा, मैं क्या करूँगी, बताओ, बताया जाओ। शेखर हंसा। एक बार उसे कुछ दुविधा हुई, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया, फिर झुककर उसके अधरों को चूम लिया। मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा ललिता, आज से तुम स्वयं ही सब कुछ समझने लगोगी।
ललिता का सारा शरीर रोमांचित होकर कांप उठा। वो हटकर खड़ी हो गई और बोली, मेरे अकस्मात तुम्हारे गले में माला पहना देने के कारण ही तुमने ऐसा किया? शेखर ने हंसकर अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था किंतु कुछ निश्चय नहीं कर पाता था। आज निश्चय कर लिया, क्योंकि आज ही ठीक तरह से समझ पाया कि तुम्हें छोड़कर रह न सकूंगा। ललिता ने कहा, किंतु तुम्हारे पिता सुनेंगे तो बड़ा क्रोध करेंगे, माँ भी सुनकर दुखी होंगी। ये ना होगा शेखर। पिताजी सुनकर क्रोध करेंगे ये सत्य है, किंतु माँ इससे खूब खुश होंगी। अब तो जो भी हो, जो होना था हो चुका। अब ना तो तुम इसे मिटा सकती हो, ना मैं मिटा सकता हूँ। जाओ नीचे जाकर माँ को प्रणाम करो। लगभग 3 महीने बाद एक दिन गुरुचरण ने उदास चेहरा लिए नवीन राय के कमरे में प्रवेश करके फर्श पर बैठने का उपक्रम किया ही था कि वो चिल्ला पड़े, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, उस तख्त पे जाकर बैठो। मैं बेवक्त दोबारा स्नान नहीं कर सकता। बोलो, तुम जाति भ्रष्ट हो गए या नहीं? गुरुचरण ने एक चौकी पर बैठकर सिर झुका लिया। 4 दिन पहले नियमानुसार दीक्षा लेकर ब्राह्म हो गए थे। यह समाचार अनेक स्रोतों से नमक मिर्च लगता हुआ आज हिंदू नवीन राय के कान में भी पहुंचा था। नवीन की आंखों में चिंगारियां निकलने लगीं, किंतु गुरुचरण उसी प्रकार से नीचा के चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना सुने, बिना पूछे यह काम कर डाला, किंतु तभी से घर से भागते फिरते हैं और अशांति की सीमा नहीं है। नवीन फिर गर्ज उठे, बोलो, बात सच्ची है या नहीं? गुरुचरण ने जल भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, जी सच तो है। ऐसा काम क्यों किया? तुम्हारा वेतन तो सिर्फ 8 रुपए है और तुमने मारे क्रोध के नवीन बाबू आगे बोल ना सके। गुरुचरण ने आंखें पोंछ कर रूंधा हुआ गला साफ करके कहा, ज्ञान नहीं था दादा, दुख की ज्वाला में समझना पड़ता था कि फांसी लगा लूं या ब्रह्मज्ञानी हो जाऊं। अंत में सोचा आत्मज्ञान न करके ब्रह्मज्ञानी होना ही ठीक रहेगा, इसलिए ब्रह्म हो गया। नवीन चिल्ला उठे, अच्छा किया, अपने गले में फांसी नहीं लगाई, जाति का गला घोट दिया। अच्छा जाओ, अब हम लोगों का अपना काला मुंह मत दिखाना। इस समय जो लोग तुम्हारे सलाहकार बने हुए हैं उन्हीं के साथ रहो। लड़कियों का ब्याह चमारों मोचियों के साथ करो। कहकर उन्होंने गुरुचरण के विदा कर दिया और मुंह फिराकर बैठ गए। गुरुचरण आंखें पोंछते पोंछते बाहर चले गए। पहले तो नवीन को कुछ नहीं सूझा, वह क्रोध और अभिमान करके इस निरीह आदमी को क्या दंड दे। गुरुचरण हाथ से बिल्कुल ही निकल गए थे और अब जल्दी उनकी मुट्ठी में आ जाएंगे, यह संभावना भी नहीं थी। इसीलिए निष्फल क्रोध में तड़पने के बाद उनके लिए यह फंदा न खोज सकने पर नवीन राय ने उसी दिन कारीगर बुलाकर ऊपर छत से दोनों घरों में आने जाने का रास्ता था उसे ऊंची दीवार खड़ी करके बंद करवा दिया। यह संवाद बहुत दूर प्रदेश में बैठी भुवनेश्वरी ने जब शेखर के मुंह से सुना तो रो पड़ी। बोली, शेखर, ऐसी मतबुद्धि उन्हें किसने दी? किसने यह मतबुद्धि दी? शेखर ने उसका ठीक ठीक अनुमान लगा लिया था, पर उसने उसका उल्लेख न करके कहा, माँ, कुछ दिनों बाद तुम ही लोग उन लोगों की जात से बाहर कर देते। इतनी लड़कियों के ब्याह वह समय पर भला कैसे कर पाते? मुझे तो सोचकर भी कोई उपाय नहीं सूझता। भुवनेश्वर ने गर्दन हिलाकर कहा, कुछ भी रुका नहीं रहता शेखर। फिर उसके लिए यदि पहले से ही जाति छोड़ बैठे तो बहुतों को छोड़नी पड़ेगी। भगवान ने जिसे संसार में भेजा है उसका भार भी उन्होंने ले रखा है। शेखर चुपचाप बैठा रहा। भुवनेश्वरी ने आंखें पोंछ कर कहा, यदि मैं अपनी बच्ची ललिता को अपने साथ ले आती तो उसका उपाय चाहे जैसा होता मैं ही कर देती। मैं तो जानती नहीं, परंतु शायद गुरुचरण ने यही सब करने का निश्चय कर उसे मेरे साथ नहीं भेजा होगा। मैंने तो समझा था कि सचमुच ही उसके विवाह की तैयारी हो रही है। शेखर ने माँ के मुंह की ओर देखते हुए जरा लज्जा के साथ कहा, ठीक तो है माँ, अब घर चलकर ऐसा ही क्यों ना करो। वह तो कुछ ब्रह्म समाजी हुई नहीं, उसका मामा ही हुआ है, और वह भी यथार्थ में उसका कोई नहीं। ललिता को कोई अपना ना होने के कारण वह यहाँ पल रही है। भुवनेश्वरी ने सोचा, यह तो ठीक है, किंतु स्वामी तुम्हारे पिता कुछ और ढंग के आदमी हैं,
वह किसी तरह राजी न होंगे, बल्कि यह भी हो सकता है कि उनके साथ मिलने जुलने भी न दें। शेखर के मन में इसकी यथेष्ट आशंका थी। वह कुछ और न कहकर चला गया। उसके बाद उसकी 1 मिनट के लिए भी विदेश में रहने की इच्छा न रही। 2-3 दिन चिंतित और उदास इधर उधर घूम फिर लेने के बाद एक दिन शाम को आकर बोला, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता माँ, चलो घर चलें। भुवनेश्वरी तुरंत सहमत हो गई, बोली, चल शेखर, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। घर लौटकर माता पुत्र दोनों ने देखा छत पर से जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, दीवार खड़ी हो गई है। गुरुचरण के साथ अब किसी तरह का संपर्क रखना, क्या मुंह से बात करना भी मालिक को मंजूर नहीं। किसी से पूछे बिना ही दोनों ने इसे समझ लिया। रात को शेखर के भोजन के समय माँ उपस्थित थी। इधर उधर 1-2 बातें करने बाद बोली, उस घर में गिरीन बाबू के साथ ही ललिता के विवाह की बात चल रही है, तो मैं इसे पहले ही समझ गई थी। शेखर ने मुंह उठाए बिना ये पूछा, किसने कहा? उसकी मामी ने। दोपहर को स्वामी को सो जाने के बाद मैं खुद ही जाकर मिलाई थी। उस समय रोते रोते बहू की आंख और मुंह सूज गए। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने दोनों आंखों को आंचल से पोंछकर कहा, सब भाग्य की बात है शेखर, भाग्य की। इस माथे की लिपि कोई मिटा नहीं सकता। तब फिर बोलो, और किसे दोष दूं? जो भी हो, गिरीन अच्छा लड़का है, संपत्ति भी है, ललिता को कष्ट न होगा। इतना कहकर वो चुप हो गई। इसके बाद शेखर ने कोई बात नहीं कही। सिर झुकाए हुए भोजन की चीज़ों को उठाने रखने लगा। थोड़ी देर बाद माँ उठ गई। वह उठकर मुंह हाथ धोकर बिछौने पर पड़ा रहा। दूसरे दिन संध्या के बाद जरा घूम आने के विचार से वो बाहर निकला था। उसी समय गुरुचरण के घर बैठक में नित्य की चाय सभा जुड़ी हुई थी। उसमें बड़े उत्साह के साथ हंसी और बातचीत चल रही थी। वह शोरगुल शेखर के कानों में पहुंचते ही उसने खड़े होकर कुछ सोचा, फिर धीरे धीरे घर में प्रवेश करके उस शब्द का अनुसरण करता हुआ गुरुचरण के बाहर की बैठक में जाकर खड़ा हो गया। तुरंत सारा शोरगुल बंद हो गया और उसके मुंह की ओर देखकर सबके मुंह के भाव ही बदल गए। शेखर लौट आया, इस बात को ललिता के सिवा और कोई नहीं जानता था। आज गिरीन्द्र के साथ भी एक भद्रजन सभा में उपस्थित थे। वे विस्मित के साथ शेखर की ओर देखते हुए रहे और गिरीन्द्र गंभीर मुंह करके दीवार की ओर देखने लगा। सबसे ज़्यादा जोर से तो खुद गुरुचरण बोल रहे थे, किंतु उनका मुंह एकदम पीला पड़ गया। उन्हीं के हाथ के पास बैठी ललिता उस समय चाय तैयार कर रही थी। एक बार उसने मुंह उठाया और फिर झुका लिया। शेखर ने आगे बढ़कर तख्तपोश के ऊपर सिर रखकर प्रणाम किया और उसी के एक किनारे पर बैठते हुए हंसते हुए, ये क्या हुआ? एक सन्नाटा छा गया। जान पड़ता है गुरुचरण ने धीरे से कुछ आशीर्वाद दिया, किंतु क्या कहा ये कोई नहीं समझ पा रहा है। उनके मन का भाव शेखर समझ गया, इसीलिए उन्हें संभलने का मौका देने के लिए खुद अपनी बात छेड़ दी। कल सुबह गाड़ी से लौट आने की बात, माँ के रोग निवारण की बात, पछाह की बात और भी कितनी ही अनर्गल बातें के बाद अंत में अपरिचित युवक की ओर देखने लगा। इतनी देर में गुरुचरण ने अपने को कुछ संभाल लिया था। उन्होंने उस लड़के का परिचय देते हुए कहा, ये हमारे गिरीन बाबू के मित्र हैं। दोनों के घर एक ही जगह हैं। दोनों ने साथ साथ पढ़ा लिखा है। बड़े अच्छे लड़के हैं। श्याम बाजार में रहते हैं। जब से मुझसे परिचय हुआ प्राय आकर मुझसे मिल जाते हैं। शेखर ने सिर हिलाकर मन ही मन कहा, हाँ बहुत अच्छे लड़के हैं। कुछ देर चुप रहकर बोला, काका और सब तो अच्छा है। गुरुचरण ने जवाब नहीं दिया। सिर झुकाकर शेखर को उठने की तैयारी करते देखा। सहसा रुआ से स्वर में बोले उठे, बीच बीच में आते रहना बेटे, बिल्कुल ही छोड़ न देना। सब हाल में सुन ही चुके हो। हाँ सुन चुका हूँ, कहकर शेखर भीतर की ओर चला गया। उसके बाद अंदर से गृहिणी की रुलाई की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाहर बैठे गुरुचरण धोती के कोट से आंखों के आंसू पोंछने लगे। गिरीन अपराधी सा मुंह बनाकर खिड़की के बाहर देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा। ललिता पहले ही चली गई थी। कुछ देर बाद शेखर रसोई घर से निकलकर बरामदा पार करता हुआ आंगन में पहुंचा तो देखा अंधेरे के किवाड़ की आड़ लेकर ललिता खड़ी है। उसने शेखर को धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया, फिर खड़ी होकर उसकी छाती के निकट चली गई और मुख उठाकर छड़बड़ न जाने किस बात की आशा करती रही। फिर पीछे हटकर धीमे स्वर में कहा, मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया?
क्या? मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। क्या लिखा था? ललिता ने कहा, बहुत सी बातें, खैर जाने दो, सब कुछ तो सुन चुके हो, अब तुम्हारा क्या हुक्म है वही बताओ। शेखर ने विस्मित स्वर से कहा, मेरा हुक्म? मेरे हुक्म से क्या होगा? ललिता ने शंकित होकर मुंह की ओर ताकते हुए पूछा, क्यों? और क्या ललिता, मैं किस पर हुक्म चलाऊंगा? मुझ पर? और किस पर चलाओगे? तुम पर भी कैसे हुक्म चला सकता हूँ? हुक्म चलाऊं भी तो तुम सुनोगी? शेखर की आवाज गंभीर किंतु कुछ करुण थी। इस पर ललिता मनी मन बहुत डर गई। एक बार पास आकर वो आसी से खड़े होकर बोली, जाओ। इसी समय हंसी दिल्लगी मुझे अच्छी नहीं लगती। पाँव पड़ती हूँ, तो बताओ क्या होगा? भयवश मुझे रात को नींद नहीं आती। भय किस बात का? कैसी बात करते हो? भय ना होगा, तुम पास नहीं, माँ इतनी दूर, इस बीच मामा ये सब कर बैठे हैं। अब यदि माँ मुझे घर में रहने रखने को राजी न हुई तो? शेखर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, हाँ ये तो सच है, माँ ग्रहण ना करना चाहेंगी। वह सुन चुकी हैं कि तुम्हारे मामा ने दूसरे से बहुत सा रुपया लिया है। इसके अलावा इस समय तुम लोग ब्राह्मण हो, हम हिंदू। उसी समय अन्ना कली ने रसोई घर से पुकारा, छोटी दीदी, माँ बुला रही हैं। ललिता ने चिल्लाकर कहा, आती हूँ। फिर दबे गले से बोली, मामा जो भी हो, मैं वही हूँ जो माँ है, जो तुम हो। माँ यदि तुम्हें अलग नहीं फेंक सकती तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। और जो गिरीन बाबू से रुपए लेने की बात कहते हैं हो, तो वह सब मैं लौटा दूंगी। और ऋण के रुपए 2 दिन पहले ही या बाद में देने तो पड़ेंगे ही। शेखर ने पूछा, इतना रुपया पाओगी कहाँ? ललिता ने शेखर की मुंह की ओर एक बार देखकर क्षण भर चुप रहने के बाद कहा, क्या तुम जानते नहीं कि स्त्रियों को रुपए कहाँ से मिलते हैं? मुझे भी वहीं से मिलेंगे। इतनी देर तक शेखर संयत रहकर बातचीत करते हुए भी अंदर ही अंदर जला जा रहा था। इस बार उपहास करते हुए कहा, किंतु तुम्हारे मामा ने तो तुम्हें बेच जो दिया है। लता को अंधेरे में शेखर का मुंह का भाव नहीं दिखाई पड़ा, किंतु उसके स्वर का परिवर्तन उससे छिपा नहीं रहा। उसने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, वो सब झूठी बात है। मेरे मामा जैसा आदमी संसार में दूसरा नहीं है। तुम उनकी हंसी ना उड़ाओ, उनका दुख कष्ट तुम ना समझ सकोगे, किंतु दुनिया के और सब लोग समझते हैं। कहकर कुछ देर इधर उधर करने के बाद अंत में कहा, इसके अलावा उन्होंने रुपए लिए हैं मेरे ब्याह के लिए। मेरा ब्याह होने के पहले ना उनको मुझे बेचने का अधिकार है और ना उन्होंने मुझे बेचा है। वह अधिकार सिर्फ एक आदमी तुमको है। और रुपए देने का भय से अगर तुम बेच डालना चाहो तो अवश्य बेच सकते हो। इतना कहकर उत्तर की उपेक्षा किए बिना तेजी के साथ रसोई घर की ओर चली गई।